नमस्कार, सुबह सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 20 बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि संसद भवन स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी में सुबह 9:30 पर मंगल मिलन नाम से बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस टीम से की बातचीत। पीएम मोदी ने कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य विषयों पर उनसे चर्चा की। पीएम मोदी के आगामी स्वतंत्रता दिवस संबोधन के लिए नागरिकों से न्यू इंडिया के निर्माण से जुड़े विचार, सुझाव और विजन साझा करने की अनुग्रह किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल गठित करने की घोषणा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चीन में द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान, राजनीतिक, शैक्षणिक और थिंक टैंक स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट चढ़ावा मामले की जांच के लिए नई एसआईटी गठित। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक फोरेंसिक ऑडिटर को 5वें सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मनाया 20वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर अर्थ सिस्टम साइंस को 2 दशकों के योगदान को उसमें रेखांकित किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसओजी पुलिस ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त मॉक ड्रिल की, जिसमें आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के देवल इलाके में भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। रामबन में भारतीय सेना ने फंसे ट्रक चालकों को यात्रियों को ताजा भोजन उपलब्ध कराया। गुजरात सरकार ने राज्य को प्रमुख मैरीटाइम और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गुजरात शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में बाढ़ समाधान के लिए 3,200 करोड़ रुपए की योजना। इसका उद्देश्य बाढ़ की समस्याओं का समाधान करना और जल निकासी व नदी क्षमता को मजबूत बनाना है। पैरा शॉट पुटर शर्मिला धनखड़ ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की महिला शॉटपुट 557 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करना है। साथ ही सरकार ने भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित लगाए जाने की खबरों को फर्जी बताते हुए इसे खारिज किया है। अमृतसर पुलिस ने सीमा पर संचालित अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में भारी मानसून बारिश के चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली सहित 11 जिलों में अचानक बाढ़ का मध्यम जोखिम बना हुआ है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और बिहार म्यूजियम पटना ने प्रदर्शनियों, शोध और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मिजोरम में असम राइफल्स की कार्रवाई, 14.2 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती। और साथ ही कार्रवाई में म्यांमार के 2 नागरिकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध खत्म हो गया है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही चर्चा के बाद आज ही बिल को लोकसभा से पारित कराने की तैयारी भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधेयक को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने अपने विचार भी रखेंगे। बता दें कि लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जा चुका है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को सोमवार को सदन के पटल पर रखा था। प्रस्तावित संशोधनों में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने के कई गुना बढ़ाने के साथ साथ ही जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।
कि राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 और साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 शुक्रवार को पेश किया गया था और जिसके बाद जो प्रावधान है उनके तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उनका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। तो वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। बता दें कि इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे। राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि आज संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक में आयोजित होने वाली है। और इसके पहले हम आपको ये बता रहे थे कि राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान किए जाने का प्रावधान भी है, यानी वंदे मातरम को जन गण मन जैसा कानूनी दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रगीत में बाधा डालने पर 3 साल तक जेल का भी प्रावधान है और वंदे मातरम के अपमान और व्यवधान पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई भी। वंदे मातरम का गायन रोकने या हंगामा करने वालों पर भी लगेगा दंड। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि संशोधन विधेयक में जुड़ा राष्ट्रगीत संरक्षण का नया प्रावधान है, यानी कहा जा सकता है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को जन गण मन जैसा कानूनी दर्जा दिलाना है। यह भी बता दें कि आज संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में एनडीए के दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे। पीएम मोदी समेत गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में पहली बार टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे बागी सांसद शामिल होंगे। सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष, दस्तीदार समेत एनसीपीआई के अन्य सांसद बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में संसद के आगामी कामकाज की बात करें, सरकार की रणनीति की बात की जाए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर स्काई रूट एयरोस्पेस के संस्थापक पवन चंदना और नागा भरतडाका से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में सफल हुए विक्रम-1 मिशन, निजी स्पेस सेक्टर की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रम-1 की सफलता और स्काई रूट की यात्रा भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने स्काई रूट टीम की ऊर्जा और सकारात्मक सोच की सराहना करते हुए पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। साथ ही स्काई रूट ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कंपनी की तकनीक, दीर्घकालिक रणनीति और अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर बातचीत की। कंपनी ने सरकार की नीतियों और इसरो के तकनीकी सहयोग को निजी अंतरिक्ष की प्रगति का आधार बताया। स्काई रूट ने कहा कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुलेटिन में आगे आपको बता दें कि भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला पैरा शॉटपुट 557 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सोमवार को ग्लासगो में आयोजित फाइनल में शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वो पैरा एथलेटिक्स की भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं। ये मौजूदा खेलों में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। बता दें कि F57 श्रेणी में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिनके निचले अंगों में शारीरिक अक्षमता या मांसपेशियों की शक्ति में कमी होती है।
बहुत खुश थे, मैं पहले से ही पता था कि गोल्ड आएगा और आने के बाद भी खुश है। अंदर की फीलिंग में गोल्ड नहीं आया है, दिमाग में 2-3 दिन बाद आएगा। वो नाइजीरिया की लड़की थी जो थर्ड आई थी, उसकी सारे फाउल लागे, सारे टोटल A to Z फाउल थ्रू है, तो हमारी इंडिया की शिल्पा का ब्रोंज मेडल बन गया। हमारे इंडिया के 2 मेडल हो गए आज के, बहुत खुश है। तो आगे मेरा एशियन गेम में गोल्ड का प्लान है, उसके बाद 2028 में एशियन गेम्स जो भी अमेरिका में उसमें पैरालंपिक्स होंगे, उसमें भी गोल्ड का सपना है और लेके आए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए 5वां पदक जीता है। रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने माना कि प्रतियोगिता कठिन थी। ज्ञानेश्वरी देवी ने कहा कि इस पदक ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है और आगामी प्रतियोगिताओं में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे किया और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। और आगे आपको बता दें कि भारतीय वेट लिफ्टर विद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। विद्यारानी ने स्नैच और क्लीन एंड साथ ही जर्क में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता के साथ भारत के पदक अभियान को मजबूती मिली है। विद्यारानी ने पूरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेट लिफ्टिंग दल के लिए ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ये मेरा सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें भी मैंने मेडल लिया, मैं बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाला एशियन गेम्स में भी मैं मेडल लेने के लिए कोशिश करूँगी। हमने अभी 1 मंथ के पहले हमने बर्मिंघम में हमने 1 मंथ के लिए कैंप लगाया। हमारे फेडरेशन और फेडरेशन ने हमारे लिए मेडल लेने के लिए बहुत सपोर्ट किया है और हमारा कोच लोग ने भी ट्रेनिंग से खाना पीना सब कुछ ध्यान रखी हम ये इधर तक पहुंच गए। मैंने मेरा लास्ट गुजरात नेशनल गेम्स में मेरा 55 लास्ट हो गया। पहले 55 कैटेगरी ओलंपिक में नहीं है, इसके लिए मैंने 58 में चेंज किया। उसके बाद 55 भी अभी ओलंपिक में आ गए, मैंने तुरंत चेंज करके। अभी मैं कोशिश कर लूँगी एशियन गेम्स तक 58 में खेलूँगी, उसके बाद 53 में खेल के ओलंपिक में भी मैं तैयारी कर लूँगी। मेडल तो मेरा फैमिली है, फैमिली तो पहले है सब कुछ, उसने अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। मेरा मम्मा पापा भाई भैया और मेरा दीदी मेरा बहन और सब, और कोच फर्स्ट मैन तो कोच है, मैं कर लूंगी। बता दें कि यूपी के 67,000 से ज्यादा सेवारत प्राइमरी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। सरकार ने ये जवाब 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार उसने नई मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही सरकार का ये कहना है कि संशोधित मेरिट लिस्ट में आने वाले नए जो कैंडिडेट हैं उनको नौकरी देने के लिए वो तैयार हैं। ये नियुक्ति केवल तभी होगी जब खाली पद उपलब्ध हों और उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये व्यवस्था केवल इसी विशेष मामले के लिए होगी और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में वो जो भी अंतिम निर्देश होगा उसका पालन करेगी। आगे आपको बता दें कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश मामले में मुरादाबाद मंडलायुक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता पक्ष को अंतरिम राहत मिली है।
रामपुर विकास प्राधिकरण की संभावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। स्थानीय अधिवक्ता के निधन के कारण नियमित सुनवाई प्रभावित होने की आशंका पर त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया गया था। डीसीजी दिनेश चौहान ने स्पष्ट किया कि ये केवल अंतरिम राहत है। मामले के गुण दोष पर अंतिम सुनवाई अभी शेष है और राज्य सरकार व रामपुर विकास प्राधिकरण अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपीलांट की ओर से एक एप्लीकेशन दी गई, इन साहब एक अधिवक्ता महोदय का देहांत हो गया है, इसलिए इसकी सुनवाई आज ही कर ली जाए। कल सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए न्यायालय द्वारा उनकी एप्लीकेशन को टेकअप कर लिया गया है और केवल उनके प्रार्थना पत्र पर अग्रिम सुनवाई तक जो भी एडमिशन के लिए सुनवाई है आरडीए द्वारा पारित आदेश स्थगित कर दिया। अभी अग्रिम सुनवाई नियत दिनांक पर होगी। हाँ, बिल्कुल अंतरिम है, अभी इसमें कोई अंतिम नहीं है। अभी केवल स्टे एप्लीकेशन पर भी फाइनल आदेश नहीं है, स्टे एप्लीकेशन पर भी केवल अग्रिम नियत तिथि तक ग्राह्यता के स्तर तक सुनवाई की गई। बुलेटिन में आगे आपको बता दें कि नीट पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन में हिंसा मामले को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने और जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग के सचिव छत्रनील सिंह की ओर से 27 जुलाई को जारी आदेश में यह कहा गया है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने भविष्य में भी इस मामले में किसी पर कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है। बता दें कि हिंसा मामले में बिहार में अब तक 335 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें कि जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आदेश जारी हो चुका है। 27 जुलाई को जारी ये आदेश हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। ये भी बता दें कि अब तक 335 लोगों की गिरफ्तारी हिंसा मामले में की गई थी। नीट पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन में हिंसा मामले पर बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। उन्होंने साथ कहा है कि राज्य सरकार ने आंदोलन के दौरान जो दर्ज सभी केस थे उसको वापस लेने के लिए आदेश जारी किया है। और आगे आपको बता दें कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बिजनौर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार प्रशासन ने 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य तय किया है। 11 अगस्त के मुख्य जलाभिषेक को देखते हुए 28 जुलाई से यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा, जबकि 6 अगस्त से कांवड़ मार्गों पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। साथ ही ये भी बता दें कि पूरे यात्रा मार्ग और शिविरों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर होगी। डीजे की ऊंचाई 12 फुट निर्धारित की गई है। चिकित्सा टीमें, एम्बुलेंस और रेट लिस्ट व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड और लाइटें लगाई जा रही हैं। से कांवड़ ले जा रहे हैं, जिला बुलंदशहर में जाना है हमको। जिला बुलंदशहर। चंदौली में महाराजा भगवान दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 27 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि सपा सहयोगियों से अलग थलग पड़ चुकी है, जबकि कांग्रेस का जमीनी संगठन समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। जंतर मंतर मामले पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई छात्रों पर नहीं बल्कि उनकी आड़ में उपद्रव कर रहे अराजक तत्वों पर की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मोदी योगी सरकार में पिछड़ों, दलितों और गरीबों की भागीदारी बढ़ी है। ब्रेक।
हिंदुस्तान में पहली बार एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान। 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म, 400 प्लस लाइव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल, शिक्षा KG से PG, स्वास्थ्य, खेल, भक्ति, मनोरंजन, 1 लाख घंटे का कंटेंट हर भाषा में, जिसकी कीमत लगभग 1800 रूपए प्रति माह। अब सिर्फ 59 रूपए प्रति माह, यानी 2 रूपए प्रतिदिन। अभी डाउनलोड करें सबोट ऐप, प्रोमो कोड 222 का उपयोग करें। सुबह के समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दें कि आजमगढ़ के पौराणिक चंद्रमा ऋषि आश्रम में तमसा सिलनी संगम पर आयोजित सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव एवं 151 नदियों के जल के कलश की शोभा यात्रा कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे देश के विकास, युवाओं और छात्रों की चिंता नहीं है। मंत्री ने कहा कि जिन मुद्दों का समाधान संसद में होना चाहिए, उन्हें विपक्ष सड़क पर उठाता है, जबकि सड़क के मुद्दे संसद में ले जाता है। ये सत्ता के लिए कुछ भी करने पर आमादा है। इनको न देश से कोई लेना देना है और न छात्र के हितों से कोई लेना देना है। आप इनकी सरकार के आंकड़े में आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनको शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हो, इससे इनको क्या लेना देना है। शिक्षा की बात भी समाजवादी पार्टी करे, ये 7वां अजूबा से कम है क्या। ये अवसर तलाश रहे और निर्लज्जता और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से जंतर मंतर दिल्ली में जाकर और उपद्रव कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इन लोगों ने प्रयास किया। तो अब पूरा देश इस बात को देख रहा है, ये सदन से क्यों भाग रहे हैं। पार्लियामेंट चल रही है, सदन चल रही है, उससे बड़ा मंच किसी को क्या मिल सकता है, प्रमाणित मंच। तो ये क्या है कि सदन की बात सड़क पर करना चाहते हैं और सड़क की बात सदन में करना चाहते हैं। तो भारत की डेमोक्रेसी के प्रति इनका क्या लगाव है, देश आगे बढ़े इससे इनका क्या सरोकार है, अब इन सब तमाम बातों से प्रमाणित होता है। बता दें कि राम मंदिर अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यूपी सरकार ने नई SIT का गठन कर दिया है। नई SIT में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच के सामने यूपी सरकार ने जांच को लेकर अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए नई SIT बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस नई SIT की कमान वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। नई SIT में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, आइए जानते हैं। लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी कि IG किरण S को SIT का अध्यक्ष बनाया गया है। टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि SP शामिल है। अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक DIG सोमेन वर्मा, जबकि अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP गौरव ग्रोवर को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा CJI ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिटर भी समिति में होना चाहिए। ऑडिटर वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए खातों और रिकॉर्ड्स की जांच करेगा। See, the matter was taken up in the court today, and state government informed to the court that a new SIT, Special Investigation Team, has been constituted, which is high-powered committee consisting of high police officers of the state, consisting of IPS officers, and the Honorable Court further directed that 2 specialists from the 2 fields, the forensic audit and accounts and audits, should be included in this SIT. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई पर इस मामले में SIT अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। अब अगली सुनवाई में कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। बता दें कि कोर्ट ने 20 जुलाई को यूपी सरकार को
नए सिरे से विशेष जांच टीम यानी कि SIT गठित करने का आदेश दिया था और अब तक हुई जांच की रिपोर्ट मांगी थी। और बुलेटिन में अब खबर आपको बता दें बागपत से कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय बुनकर सेवा केंद्र मेरठ और कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय हथकरघा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर धनेन्द्र कुमार जैन, तपन शर्मा, वैशाली तिवारी और प्राचार्य प्रोफेसर शिंजता अग्रवाल ने किया। पहले दिन आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में चंदर कुमार प्रथम, नजरीन द्वितीय और अर्चना तृतीय रही, जबकि आयुषी व शेखर को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। वक्ताओं ने हथकरघा को परंपरा के साथ रोजगार और स्वरोजगार का सशक्त माध्यम बताते हुए युवाओं से कौशल विकास और भारतीय हथकरघा संरक्षण से जुड़ने का आह्वान किया। बता दें कि सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मैंने ये हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में बनाया, जिससे हमारी पुरानी संस्कृति जैसे भारत की पुरानी धरोहर होती है ना, उनको बचाने के लिए, जिससे हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो जागरूक हो और ये हमारी जो धरोहर है ये आगे तक पीढ़ी तक चलती रहे। तो मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि है ना, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन इसे देखकर वे थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने भरपूर कोशिश की। आई होप ऐसा कुछ हो। उसके कराने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये रहा है कि बच्चे के क्वालिफिकेशन अलग बात है और बच्चों के अंदर स्किल होना एक अलग बात है। ये आजकल बच्चों के अंदर स्किल आएगी और हथकरघा का जो व्यापार कहिए ये सब बढ़ेगा, बच्चे सेल्फ डिपेंड होंगे और बेरोजगारी घटेगी। हथकरघा पर एक परियोजना चल रही है जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता की गई है और निबंध भी कराया गया है। उसमें बच्चों को प्रथम और सेकंड और थर्ड पर सम्मानित भी किया गया है और यहाँ पर सभी को सर्टिफिकेट दिए गए हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाचारों में आगे आपको ये भी बताते चलें कि अलीगढ़ के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 27 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में भाजपा पदाधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही मंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार अभियान के तहत अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों के गड्ढे तत्काल भरे जाएं और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने जनता और जनप्रतिनिधियों से कांवड़ यात्रा में सहयोग की अपील की है। प्रत्येक जिले में जो भी प्रभारी मंत्री होते हैं वो महीने में 2 बार बैठक लेते हैं, जिनमें विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था की समीक्षा और अन्य जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए। क्योंकि आदरणीय योगी जी ने सरकार आपके द्वार प्रोग्राम, इसमें हम सभी मंत्री प्रत्येक माह कम से कम 2 बार जरूर जाते हैं। उसी के तहत आज ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। कांवड़ यात्रा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसके लिए जो रोड में जहाँ भी गड्ढे हैं उन सबको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए तत्काल रूप से। उनको अच्छा वातावरण मिले, उन्हें सुविधाएं मिले, इनके लिए भी प्रशासन को कहा गया है और सब जनता और जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि वो पूरी तरह से कांवड़ यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसी के साथ सुबह सुबह के समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।